तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। हम लोग ने हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्या देखा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे थे। आज हम लोग देखने वाले उसके आगे क्वेश्चन और सेम एक्सरसाइज नंबर 7.1 ही होने वाला है, जहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और सारे डाउट को यहाँ पर क्लियर करेंगे क्योंकि कुछ डाउट्स को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन क्वेश्चन में। तो मैं आप लोग को सारे क्वेश्चन क्लियर करता हुआ ही चलूंगा। ठीक है, तो चलो इन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग को समझना और इसमें इस्तेमाल होने वाले ट्रिक्स फंडेज को आप लोग को याद रखना है, तो मैं आप लोग को ये समझाने वाला और यहाँ पे आप लोग समझेंगे इन सारी चीजों को। और अगर समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं करा हुआ है तो 97_मंसूरी पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग आपके डाउट सिंपली मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करें मैं, और वहां पे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके तो टॉपिक सेम है, कोनिक सेक्शन का पैराबोला ही चल रहा है। लेक्चर नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 7.1 और क्वेश्चन नंबर 11 से 20 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब मैंने आप लोग को सारी चीजें समझा दी थी लास्ट वीडियो में, तो अभी तक आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके उस वीडियो को थोड़ा सा देखना और चीजों को क्लियर करना। बहुत सारे बेसिक चीजें बताई थी मैंने यहाँ पर, थोड़ा सा भी आप लोग को मिक्स लग रहा रहेगा, लेकिन जब वो आप वीडियो देखेंगे तो वहां पर मैंने सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ। तो स्टार्टिंग का अगर बेसिक आप लोग को सीखना है तो वहां पे जाके सीख सकते हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पे जाते तो यहाँ पे मैंने आप लोग को समझाया था 4 टाइप के पैराबोला होता है, जिसमें 2 टाइप मैंने यहाँ पे दिखा दिए थे आपको और 2 टाइप मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया था। डायरेक्ट्रिक्स बताया था, फोकस बताया था और भी बहुत सारी चीजें बताई थी। और पैरामीट्रिक एक्सप्रेशन में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करा था। पैरामीट्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि अपन एक पैरामीटर कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं टी या फिर T1 जो भी कंसिडर करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग किस तरीके से हमारे पॉइंट को लिख सकते हैं। तो एक्स को अपन लिख सकते हैं AT² एंड वाई को लिख सकते हैं अपन 2AT। इस तरीके से मैंने आप लोग की चीजें क्लियर करी थी। अब स्टार्ट करते आज जो मैंने आप लोग को पढ़ाना चाहता हूं। तो यहां पर आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मान लो कि हमारा जो ओरिजिन है ना पैराबोला का, जो वर्टेक्स है वो शिफ्ट हो चुका है। मतलब क्या, पहले जो हमारा वर्टेक्स होता था वो हमारा ओरिजिन पे होता था, यानी कि 0,0 पे होता था यहां पर। लेकिन अब क्या हुआ, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, 0,0 पे नहीं, वो एक नए ओरिजिन पे शिफ्ट हो गया। नया ओरिजिन मान लेते हैं O डैश। तो अब मान लेते हैं ओरिजिन से वो O डैश जो है ना, एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो h डिस्टेंस पर है, और y वाले एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो k डिस्टेंस पे है। तो नया ओरिजिन क्या हो जाएगा, h, k हो जाएगा। तो इस हिसाब से मेरा ये हो गया। अब नया फोकस हो जाएगा, तो फोकस क्या हो जाएगा, ये पॉइंट को बोलते हैं अपन फोकस। ठीक है, इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, फोकस। तो फोकस हमारे इससे कितना डिस्टेंस पे रहता है, मोस्टली a डिस्टेंस पे रहता है। अगर ये वाला कंसीडर कर रहे हैं y² = 4x, तो फोकस डिस्टेंस पे रहता है a, लेकिन यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, h। तो हमारा एग्जैक्ट जो हमारा मेन ओरिजिन है वहां से वो फोकस कितना डिस्टेंस हो जाएगा, h + a। ठीक है, तो यहां पर मैंने देखा x + a। अब ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हमारा k है, तो यहां पर k। तो इस तरीके से फोकस का डिस्टेंस आ गया। अब हम लोग को निकालना होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना होता है, और इसको हम लोग को हमारे मेन इक्वेशन से कंपेयर करना होता है। तो जब इसको कंपेयर किया जाता है तो ये इसका इक्वेशन कुछ ऐसा आता है, y - k², ठीक है, = 4 × x - h। इस तरीके से हमारा इसका नॉर्मल इक्वेशन आता है। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का मेन इक्वेशन। इसको अपन इस फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे x की वैल्यू क्या होती है, x - h, एंड y क्या होता है, y - k। ये डिनोट करता है हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जब हमारा क्या होता है, ओरिजिन शिफ्ट होता है। तो ये सिंपली आप लोग को 12th स्टैंडर्ड में भी देखने मिलेगा, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का फंडा। किस तरीके से हम लोग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पढ़ते हैं वो आप लोग 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये यहाँ पर आप लोग को अपना बेसिक डेवलप करना है। ठीक है, अब x और y समझ में आ गया। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक क्या होगा, x = h - a। ये याद कर लो, क्या होता है, x = h - a। नॉर्मली क्या होता था दोस्तों, वो होता था, आप लोगों को पता होगा, उल्टे साइड में जो डिस्टेंस था वही होता था, लेकिन यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, x = h - a। याद कर लेना दोस्तों, इसका काम लगने वाला हम लोग को। अब टेंजेंट पे आते तो मान लो कि मेरे पास एक पैराबोला मैंने यहां पर बनाया हुआ है। ठीक है, पैराबोला ऐसे करके जा रहा है, तो इस पैराबोला को बहुत सारे टेंजेंट्स गुजार सकते हैं, लेकिन अपने 2 मेन टेंजेंट्स होते हैं जो सर्कल को एक किसी सिंपली एक पॉइंट पर टच करके जाते हैं। तो ये मान ले कि यहाँ पे एक टेंजेंट हो गया, उसी तरीके से यहाँ पे एक टेंजेंट। तो सर्कल पैराबोला पे अपन 2 टेंजेंट बनाते हैं। ठीक है, और दोनों क्या करते हैं, एक जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये हो गया मेरा पैराबोला, और वो हो गया उसका टेंजेंट। तो देखो यहां पर हम लोग को ना ध्यान देंगे तो हम लोग को टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट ए पॉइंट x1, y1 ऑन ए पैराबोला। पैराबोला कौन सा है, y² = 4ax। उसके ऊपर हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस तरीके से दिया जाता है, तो ये इक्वेशन है, क्या है, y × y1। अब y1 क्या है, देखो ये पॉइंट जो है ना x1, y1, ये 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो y × y1 = 2a इंटू ब्रैकेट में x + x1। ये आता कैसे है, तो ये आता है अपना y = mx + c के फॉर्मेट में से आता है।
तो ये आप लोग को पता होगा, या फिर इसके अलावा आप लोग है ना एक और फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली आप लोग को अगर दो पॉइंट्स पता है, मतलब एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो स्लोप कैसे निकाला जाता है इसमें, इस केस में स्लोप निकाला जाता है स्लोप इज इक्वल टू 2a, स्लोप इज इक्वल टू 2a अपॉन y1। ये मेरा स्लोप हो गया। स्लोप मुझे मिल जाएगा, तो मुझे पता है स्लोप है पॉइंट है, तो स्लोप 0.5 से y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। बस इसके अंदर अपन स्लोप को पुट करेंगे तो हम लोग को ये इक्वेशन मिल जाएगा। आप लोग चाहे तो पुट करके चेक कर लेना। अब ये स्लोप आता कैसे है तो वो भी आप लोग को 12th में ज्यादा अच्छे तरीके से सीखने मिलेगा। देखो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4ax। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग को स्लोप मिलता है। डिफरेंशिएशन अभी तक शायद आप लोग ने सीखा नहीं होगा, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, वो अभी आप लोग को सिखाया नहीं गया, तो उसको आप लोग छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए, लेकिन आप लोग स्लोप याद कर सकते हैं। स्लोप क्या होगा 2a अपॉन y, लेकिन पॉइंट यहां पर y की वैल्यू क्या होगी, y1 अज्यूम करते 3 है, तो 2a अपॉन 3, और a की वैल्यू भी हमको पता होती है। a कहां से मिलता है दोस्तों, फोकस में से मिलता है। सारी चीजें बहुत सिंपल है दोस्तों, आप लोग को समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। p x1 y1 यहां पर इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा at² कॉमा 2at। चलो ये हो गया अपना पैरामीटर की इक्वेशन। इस पैरामीटर को इसके अंदर डालेंगे ना अपन, कहां पे x1 की जगह पे at² एंड y1 की जगह पे 2at, जब पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा। क्या इक्वेशन मिलेगा, y t1 इज इक्वल टू x प्लस at1 का स्क्वायर। ये पैरामीटर वाला इक्वेशन है। तो मेरे हिसाब से ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा, इसमें आप लोग कोई भी डाउट नहीं होगा, तो इस हिसाब से मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक और तरीके से निकाला जाता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनता है, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। इस तरीके से आप लोग का एक और इक्वेशन होता है, किसके लिए, y² इज इक्वल टू 4ax वाले हमारे इक्वेशन के लिए। इसका इक्वेशन ये पैराबोला का इक्वेशन है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये होता है। अब क्या करते हैं यहाँ पर ना, इसमें y और x यहाँ पे हम लोग x1, y1 पुट करते हैं। अब x1 y1 है क्या, पॉइंट से 2, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। इसको पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हम लोग को ऐसा इक्वेशन मिलता है। अब अपन अज्यूम करते हैं कि ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरा क्या है दोस्तों, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन द टर्म्स ऑफ m। ठीक है, मैं किसके टर्म में अज्यूम करूंगा, ये जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे m के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसके दो रूट्स मिलेंगे, मान लेते हैं एक m1 मिलेगा, एक m2 मिलेगा। तो इस तरीके से दो रूट्स मिलते हैं और दो स्लोप मिलते हैं। अब तो ये हो गया आप लोग को स्लोप फाइंड आउट करने का मेथड। अब क्या होता है एग्जाम में, क्या होता है, हम लोग को स्लोप फाइंड आउट करने तो बोलते हैं, साथ साथ बोलते हैं कि उन दोनों स्लोप के हिसाब से इक्वेशन भी निकाल दो। तो इक्वेशन निकालने के लिए अपने पास है क्या, हम लोग के पास स्लोप है m1 है m2 है, हमारे पास पॉइंट भी है x1, y1। स्लोप पॉइंट फॉर्म से कि हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैंने आप लोग को पिछले वाली स्लाइड में एक्सप्लेन करा। देखो स्लोप कैसे इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो दोनों स्लोप के लिए आप इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब अज्यूम करते हैं कि दो जो टेंजेंट अपन ने बनाए हैं ना, वो दोनों का स्लोप एक दूसरे को क्या परपेंडिकुलर, दोनों टेंजेंट क्या एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। दैट मींस दोनों लाइन के बीच में, दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। अभी इस केस में क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना, स्लोप्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो -1 हो जाता है, वो याद रखना। ठीक है, स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, -1। अब m1 डॉट m2 क्या हो गया, -1, ये आप लोग को पता चल गया। ठीक है, ओके, आगे क्या, अब आप लोग को पता है जब भी दो रूट्स अपन निकालते किसी भी इसका, दो रूट्स क्या निकला हमारा, m1 और m2, इसके दो रूट्स मिले। मान लेते हैं m1 m2 दो रूट्स मिल गए। अब दो रूट्स यानी कि सम ऑफ रूट निकालना है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा, किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। कैसे निकालते थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी बाय। ये होता था कि नहीं होता था। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने अल्फा और बीटा को रिप्लेस किया m1 और m2 के साथ। तो m1 डॉट m2 क्या हो जाएगा, a बाय x1। कैसे, गौर करो, हमारा यहाँ पे c की जगह पे क्या दोस्तों, a है, और a की जगह पे क्या दोस्तों, यहाँ पर x1 है। तो a बाय x1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, m1 डॉट m2 का। दोनों को कंपेयर करेंगे तो x1 इज इक्वल टू माइनस है। इस तरीके से आप लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं a की। फंडा क्लियर है, जब भी दो स्लोप परपेंडिकुलर बोलेंगे तो ये फंडा याद रखना, फॉर परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्लोप्स। इस तरीके से आप लोग को ये चीज याद रखनी है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था फिलहाल के, लेकिन एक दो क्वेश्चन में आप लोग को इसका यूज आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोग को समझाया हुआ है। और एक और चीज, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, इसका मतलब क्या, यहाँ पर देखो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब क्वेश्चन में गौर करते हैं, b की जगह पे यहाँ पर क्या दोस्तों, अगर गौर करोगे तो b की जगह पे यहाँ पर है y। ठीक है, क्या है यहाँ पर b की जगह पे माइनस y है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y। अपॉन में क्या होता है, माइनस सी, सॉरी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए की जगह पर क्या है यहाँ पर x1। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू बनता है m1 प्लस m2 का, वो बनता है y1 प्लस x1। ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप लोग m1 डॉट m2 और m1 प्लस m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, तो इसको आप लोग नोट करके रख लीजिए, इसको आप लोग नोट करके रख लीजिए। दोनों इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोग को यूज आने वाली है, उसी के साथ साथ ये इक्वेशन भी आप लोग को यूज आने वाला है आगे के क्वेश्चन में, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला x square is equal to 12 by to the end points of the latest rectum। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी थी। चलो इसको फिर से एक बार मैं बता देता हूं आप लोग को। अज्यूम करते हैं कि मैं एक पैराबोला में बना ले रहा हूं। पैराबोला कैसा, x square is equal to 12 by, पहले पैराबोला को समझना सीखते हैं। y square रहेगा तो कैसा पैराबोला बनता है और x square रहेगा तो कैसा पैराबोला बनता है, उसको याद रखना है। चलो फिर फटाफट से मैं यहां पर बना के दिखा देता हूं आप लोगों को। तो ये मेरी बन गई x और y एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस। अब मुझे बनाना मेरा पैराबोला। जब भी y स्क्वायर रहेगा ना, याद रखना, तो y स्क्वायर में ऐसा पैराबोला या फिर ऐसा पैराबोला बनता है। तो वहां पे हमारा एक्सिस क्या हो जाता है, x एक्सिस। उसके उल्टा x स्क्वायर रहेगा तो हमारा पैराबोला ऐसा बनेगा, ना तो ऐसा बनेगा। पॉजिटिव होगा तो ये वाला, नेगेटिव होगा तो ये वाला। समझ में आ गया। तो अब हमारा क्या है, ये पॉजिटिव है तो इसको उठा के हम लोग यहां पे रखेंगे, तो और इसके हिसाब से अपन ड्रॉ करेंगे। चलो फटाफट से इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा मेरा पैराबोला। सही की गलत है एक बार चेक कर लो, एकदम सही जा रहे हैं अपन। ओके, तो यहां पर अपन ने देखो, ध्यान दो, यहां पर किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सिस कौन सा बन गया दोस्तों, y एक्सिस। ओके, इसके अकॉर्डिंगली अपन चेक कर लेते हैं अपन ने क्या सही ड्रॉ किया, एकदम सही ड्रॉ किया हुआ है। देख लो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन करी हुई है। ये देखो यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4b इसके फॉर्मेट में है कि नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग का क्या बन गया, पैराबोला रेडी हो गया। अब इसके ऊपर लिख दो इसका इक्वेशन, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 बाय। अब यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं मेरा लेटेस्ट रेक्टम। तो यहां पर मैं ड्रॉ कर दिया मैंने लेटेस्ट रेक्टम। अब लेटेस्ट रेक्टम आप लोग को पता है कौन से पॉइंट से पास होता है, फोकस वाले पॉइंट से पास होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं S, और S यहां पे पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, 0,B हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम लोग को B फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो B मैं अभी लिखता हूं, ध्यान देना, B यहां पर भी लिखता हूं, B की वैल्यू मेरे पास आने वाली है। अब मुझे पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू होती है, ये भी वैल्यू मुझे पता होती है। अब देखो गौर करते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या किस पे आ रहा है दोस्तों, ये y पे आ रहा है। किस पे आ रहा है, ये आ रहा है y पे। तो यहां पर क्या आना चाहिए, y की जगह पे b और b आना चाहिए, जैसे यहां पर b आ रहा है। और यहां पे x का डिस्टेंस कितना होता है, 2 डबल हो जाता है, डबल ऑफ b। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अभी लिखते हैं अपन पॉइंट्स को, देखना यहां पर मैं लिख देता हूं a, यहां पर मैं लिख देता हूं b, और यहां पर मैंने s लिखा हुआ है। तो चलो सबसे पहले लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करते हैं। बहुत ईजी होने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम लोग को जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद स्टेटमेंट लिखना आप लोग को, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। चलो सही जा रहे हैं अपन। अब 4b को 12 के साथ कंपेयर करेंगे तो 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12, यानी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो b मिल गया मुझे 3, ठीक है। अब b 3 मिल गया। अब क्या करेंगे, अब यहां पे डाल देंगे। तो हम लोग को s मिल जाएगा, 0,b यानी कि 0,3। ओके, आगे जाते हैं, a मिल जाएगा, a क्या मिल जाएगा, 2 3 6,3। एंड b मुझे मिल जाएगा, b मुझे मिल जाएगा कितना, 2b, यानी कि इधर पे देखो यहाँ पर नेगेटिव साइड आता है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और b की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2b यानी कि -6,3। सॉरी, माइनस नहीं आएगा, प्लस में आएगा यहाँ पे 6, राइट साइड में 6 प्लस में 6,3। तो मिल गया अपने को, पॉइंट सारे मिल गए। अब हम लोग क्या निकालना, देखो क्वेश्चन को रीड करो। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स। अब वर्टेक्स यहां पे होता है, लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स, क्या बोला हुआ है, लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द, क्या बोला हुआ है, लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट कहां पे आने वाला है, देखो यहां पे एंड पॉइंट ये, तो इसको ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करना है। और जो ये ट्राइंगल बन रहा है ना, कौन सा, AOB ट्राइंगल, इसका एरिया अपने को निकालना है। तो एज आप लोग को पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इस ट्राइंगल को मैं जरा सीधा कर दूं, तो यहां पर मैं लिख दिया A, यहां पर मैं लिख दिया B, यहां पर मैं लिख दिया है O, और ये मेरा परपेंडिकुलर, यहां पर मैंने लिख दिया S। तो मेरे पास अगर OS है तो ये मेरी हाइट हो गई, और मेरे पास अगर AB है तो ये मेरा हो गया बेस। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से मैं क्या निकाल सकता हूं, मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकता हूं। सबसे पहले AB फाइंड आउट कर लो। AB आप लोगों को पता है, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो बहुत इजी होने वाला है। x2 कितना है मेरे पास, गौर करो, x2 है मेरे पास 2b बोले तो 6, माइनस ऑफ -2b यानी कि +6 इसका स्क्वायर। उसके बाद यहां पर y2 - y1, y कितना है मेरे पास, b और b मतलब 0 होने वाला, 3 - 3, ये कितना हो गया 0, 6 का स्क्वायर, 6 + 6 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 12। तो AB मुझे मिल गया 12 यूनिट। और आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से OS मुझे कितना मिल जाएगा, आप गौर करो OS कितना है,
OS है मेरा B और B की वैल्यू मेरे पास कितनी है, B की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3, तो OS मेरा हो जाएगा 3। कितना हो गया 3 यूनिट। बस आप लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग के पास है फॉर्मूला, क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस की वैल्यू हमारे पास है दोस्तों कितनी है 3, हाइट की वैल्यू है 12, 2 6 6 3 18, 18 स्क्वायर यूनिट इज व्हाट एरिया ऑफ योर ट्रायंगल। इस तरीके से आपने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो आप लोगों ने अभी यहाँ पर सॉल्व करा हुआ है। उसी तरीके से आगे क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं और बहुत इजीली हम लोग को आ भी जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सेकंड वन पे। ओके, अब इस क्वेश्चन पे देखो, ध्यान देना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। इफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस। अब पैराबोलिक डिफ्लेक्टर है क्या, रिफ्लेक्टर है क्या, तो वो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत जगह पे आपने इसका इस्तेमाल देखा होगा। सबसे पहले पैराबोलिक शेप देखो या कहां पे इस्तेमाल होता है, मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं। अगर आप लोग ने आपका डिश वगैरह देखा रहेगा ना, तो डिश का जो शेप होता है थोड़ा सा पैराबोलिक शेप में ही होता है। तो अज्यूम करते हैं कि एक रिफ्लेक्टर जिसको अपन ने डिश के शेप में बनाया हो, तो डिश आप लोग को पता हुआ। आगे क्या बोला हुआ है, इफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर क्या है डीप है। तो मैं सबसे पहले पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बना लेता हूं। इस तरीके से मान लेते हैं मेरा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ठीक है। यहां पर मैं इसको पास कर रहा हूं, लेट मैं अज्यूम करता हूं कि इसका वर्टेक्स जो है ना ओरिजिन पे है, यानी 0,0 पर है, ठीक है। ये मेरा 0,0 मेरा इसका ओरिजिन पे वर्टेक्स आ गया। अब इसका क्या बोला, चलो सारी चीजों को ढूंढते हैं और डील करते हैं। इफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 20 सेंटीमीटर डायमीटर मतलब क्या। अब मैं इसको अगर सामने से देखूंगा तो मुझे कुछ सर्कल जैसा दिखाई देगा, ये समझ में आ रहा है आप लोग को। अगर मैं सामने से फ्रंट व्यू मारूंगा इसका, तो अगर ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को अगर मैं देखूंगा सामने से, तो मुझे सर्कल जैसा दिखाई देगा। तो वो सर्कल का मुझे एंड पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब मुझे ये डिस्टेंस दिया, मैं आप लोग को बताता हूं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, वो डिस्टेंस दिया मुझे 20 मीटर। अब आप लोगों को पता है बीच में जो एक्सिस है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी, यानी कि ये 10 मीटर हो जाएगा, ये 10 मीटर हो जाएगा। तो मैं अज्यूम करता हूं ये है ए, ये है बी। अब मैं क्या देख रहा हूं, यहां पर एक चीज और बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि ये 20 सेंटीमीटर क्या है डीप है। 20 सेंटीमीटर क्या है दोस्तों, ये डीप है। तो ये मुझे ये चीज समझ में आ गई कि 20 सेंटीमीटर ये डीप होने वाला है। तो सॉरी 20 सेंटीमीटर नहीं, 5 सेंटीमीटर डीप होने वाला है। उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको यहां पर लिख दूंगा, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इतना क्लियर हो गया, बाकी सारी चीजें एकदम सॉर्टेड है। अब आप लोग को पैराबोला दिख रहा है, अब मैं इस पैराबोला का इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूं। तो बाकी सारे स्टेटमेंट लिखना है, लेट कंसीडर है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जिसका ओरिजिन कहां पर है, या फिर जिसका वर्टेक्स कहां पे है, ओरिजिन पे 0,0 पर। अब उसके एंड पॉइंट जो है ना ए और बी को मैंने कंसीडर करा हुआ है, तो ये डिस्टेंस को मैंने लिख दिया यहां पर एस। अब ए का अपन कोऑर्डिनेट लिख देंगे, तो देखो गौर करो, ये डिस्टेंस है 10, तो y पे आ रहा है 10 और ये डिस्टेंस है 5, तो 5,10 आ गया। उसी तरीके से ये डिस्टेंस कितना दोस्तों, ये डिस्टेंस है हमारे पास 5 और ये डिस्टेंस कितना है नीचे साइड में, तो -10, इस तरीके से आ गया। अब क्या बोला हुआ है, फाइंड इट्स फोकस, हमें फोकस का पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो फोकस मुझे पता है क्या होता है, a,0 होता है। अब डायरेक्टली फिगर में से देखकर भी मैं निकाल सकता हूं, लेकिन अपन थोड़ा सा स्लोली जाएंगे और इक्वेशन को समझ के निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला मैं कंसीडर कर रहा हूं, लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी। अब देखो ये कौन सा इक्वेशन बनेगा, y² = 4ax वाला फंडा बनेगा, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन ऑफ मैंने पैराबोला कंसीडर किया है, ठीक है। अब इस पैराबोला के ऊपर ना कोई भी पॉइंट यहां पर आ रहा है क्या, देखो यस ये पॉइंट आ रहा है ए, तो ये ए और बी दोनों भी आ रहे हैं। तो 5,10 किसके ऊपर आ रहा है, मेरे पैराबोला के ऊपर आ रहा है। अब इसमें पुट करूंगा तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू 10। 10 कितना है दोस्तों, यहाँ पर 10 वैसे ही रखता हूं, ठीक है। आगे क्या, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को हमारी वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर जरा गौर करेंगे तो 4 5 जा 20, 25 का स्क्वायर 25 और सॉल्व, सॉरी एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर y की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 5, तो इसके अकॉर्डिंगली पुट करो। तो यहाँ पर डाल देता हूं मैं 5 और y की वैल्यू में डालता हूं 10। देखो ये क्या है, मेरा y होता है, ये मेरा x होता है। अब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई बाय a। 20 को नीचे खींचो, 20 डिवाइडेड इधर पे आ गया, तो यहाँ पे 100/20 हो गया। 0 0 कैंसिल किया तो a की वैल्यू कितनी आएगी 5 यूनिट। यहाँ पे सिंपली अपन बोल सकते हैं फोकस के जो पॉइंट्स हैं, फोकस हमारा कहां पर आ जाएगा दोस्तों, a,0 इंप्लाई ये करता है 5,0 पे हमारा फोकस आ जाएगा। तो ये बहुत ही बोलते हैं कि सॉल्यूशन बनाने के लिए इसको इतना लंबा कर दिया। अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली अगर फिगर भी रेडी करेंगे तो फिगर में से अभी हम लोग को समझ में आ जाता है कि हमारा जो फोकस है ना दोस्तों, वो 5 यूनिट डिस्टेंस आएगा हमारे ओरिजिन से, तो 5,0 हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट बनेगा। ये सिंपल था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग ने सॉल्व किया हुआ है।
चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी यहाँ पर देखते हैं। Find the coordinate of the focus, vertex and equation of the directrix and the axis of parabola y is equals to x square minus 2x plus 3। अब इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको सॉल्व करना आता है सबको, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से बहुत ही ज्यादा रॉन्ग कर देते हैं। अब उस कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे, जो भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा सबको यहाँ पर क्लियर करेंगे। देखो यहाँ पर पैराबोला का जो इक्वेशन दिया वो थोड़ा सा अलग फॉर्म में दिया हुआ है। हमारा नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये फॉर्म होता है। लेकिन यहां पर जरा मैंने गौर किया तो ये तो बहुत ही अलग, और एक और फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by भी होता है, तो ये भी एक फॉर्म है। तो देखो यहाँ पर हम लोग को उस फॉर्म में तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो एक सिंगल टर्म और भी आ रहा है एक्स का, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उसके बाद फिर मिस्टेक्स होने स्टार्ट हो जाता है। करेंगे क्लियर इसको, कैसे करेंगे, इसको इस साइड लिख लो और इसको यहां पर रहने दो। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे हमारे किस फॉर्म में दोस्तों, हम लोग है ना इसको हमारे मेन एग्जैक्ट जो फॉर्म होता है, मेन फॉर्म जो होता है उसमें लेके जाएंगे, जनरल फॉर्म जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, थर्ड टर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले -3 को वहां पे भेज दूंगा, +3 वहां पे क्या तो -3 हो गया। अब थर्ड टर्म क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, वो क्या है -2 और उसका होल स्क्वायर हो जाता है। तो 2 2 कैंसिल, -1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ दोनों साइड अपन क्या करते हैं, +1 करते हैं, दोनों साइड पे हम लोग 1 को ऐड कर देते हैं। ऐड किया, अब इसको लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर गौर करूंगा तो -3 + 1 y -2। ठीक है, अब जरा मैंने गौर करना है तो ये मेरे इस फॉर्म में आ गया, इसको डाल देता मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको मैंने किस में डाल दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं जरा कंपेयर करूं तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, कैसे, वो देखो ये आ गया मेरा y² = 4ax, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर x² है तो इसका उल्टा लिखना पड़ेगा, अपन कैसे लिखेंगे, x² = 4b और यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल Y। ये आगे इस फॉर्म में, अगर आप लोग को याद नहीं है तो देखो मैंने यहाँ पर पूरा समझाया हुआ है आपको, ये देखो यहाँ पर x² = 4by कहा गया दोस्तों, इस फॉर्म में अपन ने लेके आया। ठीक है, तो ये रहा अपना ये वाला फॉर्म जो आप लोग को यहाँ पर भी दिख रहा रहेगा, ये वाला फॉर्म। ये y - k² = 4x - s था, इसका उल्टा वाला फॉर्म दिया अपने को, तो बस उस फॉर्म में अपन लेकर गए, फॉर्म में लेकर आ गए, बस अपने को कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो जहां पे हम लोग को x की वैल्यू क्या मिल गई, x - 1, ओके, और y हमें क्या मिल गया, y - 2, कैपिटल Y हमें क्या मिल गया दोस्तों, y - 2 मिल गया। ठीक है, ये दोनों चीजें हम लोग को मिल गई, और एक और चीज मिली, क्या मिली मालूम है आप लोग को, 4b जो है ना, 4b की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल गई, 1 मिल गई, इंप्लाई ये करता है b की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/4। चलो ये चीजें क्लियर हो गई दोस्तों, ये चीजें क्लियर है क्या, देखो ध्यान दो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत ही इजी फंडा है, यहां तक क्लियर हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। अब कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। ठीक है, आप फोकस शिफ्ट हो गया, यहां पर ध्यान देना, तो फोकस शिफ्ट हो गया तो ओरिजिनली हमारा फोकस क्या होगा दोस्तों, ओरिजिनली हमारा फोकस होता है, अगर गौर किया जाए तो 0, b होगा, क्या होगा, 0, b। तो बस उसके अकॉर्डिंगली बस b की वैल्यू अपन पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, सही है कि नहीं। उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग ने हमारी वैल्यू को पुट करा तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और b की वैल्यू हम लोग को पता है कितनी दोस्तों, 1/4। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग को फोकस मिल जाएगा। बट यहाँ पर चीजों के ऊपर हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत पड़ने वाली है। कैसे, देखो यहाँ पर हम लोग का फोकस जरा सा शिफ्ट हुआ है, ठीक है, ओरिजिनल तो 0, b होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे तो हमारा फोकस अब ओरिजिन पे ना होकर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, किसके अकॉर्डिंगली, यहाँ पर h की वैल्यू और k की वैल्यू के हिसाब से। तो h की वैल्यू कितनी यहाँ पर 1 और k की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2। अब कहां पे जा रहा है हमारा पैराबोला, इस तरीके से बनने वाला है, इस फॉर्म में बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, तो पैराबोला ऐसा बनेगा। पैराबोला बन गया, अब पैराबोला में हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हम लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो x = 0 और y = b पुट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, x = 0 और y = b पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन के लिए। चलो फिर पुट करते हैं, पुट कैपिटल X = 0 एंड कैपिटल Y = b होता है किसमें, इस केस में। तो डालते हैं यहाँ पर, देखो x की वैल्यू 0 डालूंगा, 0 = x - 1 एंड कैपिटल Y की वैल्यू में b डालूंगा, b = y - 2। ये हो जाएगा x = 1, ओके, एंड इधर पे b की वैल्यू कितनी हमारे पास, 1/4 = y - 2। सॉल्व करेंगे, y + 2 1/4 + 2 = y, 4 2 = 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9/4। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/4। तो ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट किसका, हमारे फोकस का। तो फोकस हमारा किधर आ गया, 1, 9/4। सिंपल, फोकस मिल गया। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोकस फाइंड आउट कर लिया, वर्टेक्स फाइंड आउट करना है।
तो वर्टेक्स के लिए हम लोग का वर्टेक्स अगर याद रखोगे तो वर्टेक्स हमारा होता है 0,0 पे। तो यहां पर अपन कैपिटल एक्स को 0 पकड़ेंगे एंड कैपिटल वाई को भी अपन 0 पकड़ेंगे, तब जाके हम लोग को हमारा वर्टेक्स मिलेगा। देखो यहां पर अपन कंपेयर करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया और दूसरा y माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया, वो भी 0 हो गया। जब दोनों को 0 से इक्वेट करा तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1 एंड y की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो हमारा वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया हमारा 1,2। अब बहुत लोग है ना यहाँ पर डायरेक्टली h, k को भी देख के बता सकते कि वर्टेक्स जो होता है वो नया क्या होता है h, k, तो 1,2 हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। तो वर्टेक्स आ गया। ओके, वर्टेक्स आने के बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनाए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को कैसे करेंगे, बहुत इजी होता है। ओके, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे आएगा आप लोगों को पता है। इसमें क्या आ जाएगा, y कैपिटल Y प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये आप लोगों को पता है। अब कैपिटल Y की वैल्यू देखते क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है y माइनस 2, तो यहां पर डालूंगा y माइनस 2 और प्लस b की वैल्यू कितनी 1/4 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, बहुत ही इजी, 1/4 प्लस में कर दो, माइनस 2 यहां पे कर दो, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 8/4 इक्वल टू 0, 1 माइनस कितना हो जाएगा माइनस 7/8 इक्वल टू 0, और थोड़ा सॉल्व करना है तो 8y माइनस 7 इक्वल टू 0 इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो आगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बहुत इजी था। और हमारा क्या आ जाएगा, बाद में बोला इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स भी डन, और लास्ट में हम लोग को बोला हुआ था एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब पैराबोला की एक्सिस अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या होता है, देखो अब जिसके अराउंड में जिसका उसके अंदर मेन एक्सिस आ रहा है, अब किसका, देखो ये एक्सिस हमारी खड़ी वाली आ रही है, मतलब कौन सी एक्सिस आ रही है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के हिसाब से हमारा पैराबोला क्या होने वाला है, सिमेट्रिक, यानी कि हम लोग जो इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ, किसके साथ, y इक्वल टू कैपिटल Y इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ अवर पैराबोला, यानी कि क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, स्मॉल y इक्वल टू 2, ठीक है। और यहाँ पे मिल जाएगा स्मॉल y इक्वल टू 2 इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ अवर एक्सिस। इस तरीके से हम लोग को एक्सिस मिल गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, फोकस मिल गया, और एक और पॉइंट जो हम लोग को फाइंड आउट करना था वो भी मिल गया, ठीक है। तो चार से चारों चीजें हम लोग को मिल गई, बहुत सिंपल था। बस आप लोग को समझ में आना चाहिए, जब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया होगा उस टाइम पे हम लोग क्या लेते हैं, हमारा फोकस जो होता है वो होता है a, 0 पे होता है, यानी कि क्या, कैपिटल x इक्वल टू क्या होगा, a हो जाएगा, और कैपिटल B क्या हो जाएगा, कैपिटल Y जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग को बोला फोकस डन, फोकस तो बहुत इजीली मिल गया। अगर बोला होता ये मिल गया हम लोग को फोकस, अब बोला होता वर्टेक्स निकालो, वर्टेक्स के केस में क्या होता है, कैपिटल Y इक्वल टू अपन 0 कंसीडर करते हैं, कैपिटल X इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग हमारे कैपिटल X और कैपिटल Y को अपन इक्वेट करेंगे तो हम लोग को स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को वर्टेक्स भी मिल जाएगा। अकॉर्डिंगली हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स भी निकालते हैं। तो सारी चीजें बहुत ही सिंपली आप लोग को मिल गई, और लास्ट में अपन ने निकाला है एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो वो भी हम लोग को बहुत इजीली मिल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था जिसको अपन ने अभी सॉल्व किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में जरा ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग को टेंजेंट के साथ डील करना है। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक पूछ सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना। चलो बताता हूं मैं कैसे करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला। क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है पैराबोला पर। पैराबोला क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन के लिए मेरा इक्वेशन लिख लेता हूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। फटाफट से इसको कंपेयर कर लूंगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ। इंप्लाई ये करता है 4a इक्वल टू 12 मिल जाएगा, और a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। तो इस तरीके सबसे पहला काम मैंने a फाइंड आउट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट दिया अपने को 2,5, तो पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं 2,5, और इसको मैं डिनोट कर देता हूं x1, y1। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना बहुत इजी है। कभी भी हम लोग को पॉइंट दिया होगा और बस इक्वेशन दिया होगा पैराबोला का, तो बहुत इजीली अपन स्लोप निकाल, सॉरी टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को याद रखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये ऐसे दिया जाता है, देखो सिंपल है, y इज इक्वल टू mx प्लस c यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर a बाय m आ जाएगा। बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। y हमारे पास, देखो गौर करो, यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंगली हम लोग का हमारा इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। अब इस यहाँ पे अपन पुट करेंगे y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2 और a की वैल्यू कितनी है 3। तो ये तीनों वैल्यू को यहाँ पर अपन डालेंगे। जैसे अपन ने वैल्यू को पुट किया तो y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू 5 है, तो 5 डाल दी, m इंटू 2 2x हो गया,
और प्लस a बाय m, m की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग m की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। तो x हमारे पास कितना है दोस्तों 2, तो 2m हो गया, और यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 बाय m। ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा 5m, हो जाएगा 2m स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3। तो सॉर्ट करते हैं, 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इक्वल टू 0, मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद लास्ट टर्म, 6 मिल गया, दो टर्म में स्प्लिट करना। पहला है माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस करने पे 5 मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 6, बहुत ईजी है। ये हमारे पास नंबर आएंगे 3 and 2, तो 3 and 2 को यहाँ पर पुट कर दो, 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 3 इक्वल टू 0, ये मिल गया हम लोग को इक्वेशन। अब दोनों का ग्रुपिज्म करेंगे तो यहाँ पर कॉमन निकलेगा m, तो यहाँ पे बचेगा 2m माइनस 3, और ये आपने किया हुआ आप लोग को आता है, ये भी यहाँ पर भी 2m माइनस 3 बचेगा। जब -1 को कॉमन निकालेंगे, दोनों में से 2m माइनस 3 को मैंने कॉमन निकाला, यहाँ बच गया m माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो एक बार m की वैल्यू 3/2 मिल जाएगी, और एक बार m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। तो m की दो वैल्यूज मिली, आप लोगों ने गौर करी, और मैंने समझाते वक्त भी आप लोग को समझाते कि हमेशा आप लोग को m की दो वैल्यूज मिलेंगी। अब दो वैल्यूज मिल के तो इन दो वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करें, तो आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पर आप लोग को दोनों वैल्यूज लेने पड़ेगी। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आप लोग सिंपली इसके अंदर भी पुट कर देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, या फिर सिंपली मैं आप लोग को बता दूं, ये बहुत ही सबसे मस्त फॉर्म ये होता है कि आप लोग करें पॉइंट को ले लें, जो पॉइंट आप लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है। पॉइंट क्या दिया हुआ 2,5, और एक बार स्लोप ले ले आप लोग, एक बार स्लोप ले ले आप लोग 3/2, तो एक बार हम लोग लेंगे m की वैल्यू 3/2, तो पहला लेंगे m इक्वल टू 3/2। फॉर्मूला अपने को पता है, इसको कंपेयर करता हूं मैं x1, y1 के साथ, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। वैल्यूज को डालेंगे, y वैसी रहेगा, y1 की वैल्यू है 5, तो 5 डाल दूंगा मैं यहाँ पे, अकॉर्डिंगली 3/2 यहाँ पे हो गया, और x मेरा वैसे ही x1 की वैल्यू 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा 2y माइनस 10, 3 से मल्टीप्लाई कर 3x माइनस 6, सबको यहाँ पर लेंगे 3x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0, और ये बन गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहला इक्वेशन बना। उसी के अकॉर्डिंगली सेकंड इक्वेशन ऐसा बनेगा कि हम लोग क्या लेंगे, इस बार m की वैल्यू 1 ले लेंगे, अकॉर्डिंगली सेम फॉर्मूला पुट करो, y माइनस y1 कितना हमारे पास है 5 है, इक्वल टू m की वैल्यू 1, x की वैल्यू कितनी वैसी, x1 कितना हमारे पास 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो y 1 से मल्टीप्लाई किया, x वैसी रहेगा, -2 भी वैसी रहेगा, इधर पे माइनस वाई प्लस 5 माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये दो इक्वेशन हम लोग को जो मिले ना, ये हमारे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में थे, क्योंकि पैराबोला पे हम लोग एट द सेम टाइम दो टेंजेंट बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का टेंजेंट रेडी हो गया, और ये बन गया हमारा टेंजेंट का इक्वेशन। तो इस तरीके से आप लोग को ये क्वेश्चन तो आ गया, अकॉर्डिंगली सेम फंडे का इस्तेमाल करना है, और आप लोग सेम तरीके से सेकंड वाला ट्राई करके देखिए, आप लोग को 100% आएगा। फिर भी इसमें डाउट है तो आप लोग को मैंने पहले बताया, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा, मैं वहां पे भी आप लोग को ये हेल्प कर दूंगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, डन। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया दोस्तों? ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह जैसा आप लोग को सही लगे वो कर लें। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। एक बार आप लोग देख लो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -6,9, टेंजेंट क्या बोला हुआ, ड्रॉ करना एक पॉइंट से, जो पॉइंट क्या -6,9 से ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला हुआ है, पैराबोला दिया y² इज इक्वल्स टू kx, और लास्ट में हम लोग को बोला हुआ है कि क्या करना है, हम लोग को एक क्वेश्चन में अगर जरा गौर करें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट हमें दिया हुआ उसको गौर कर लो, पॉइंट लिख लेता हूं मैं सबसे पहले, -6,9, इसको मैं कंसीडर करता हूँ p, और इसको मैं डिनोट कर देता हूँ x1, y1 के साथ। चलो आगे, और y² इज इक्वल टू kx हमें क्या दिया, पैराबोला का इक्वेशन दे दिया हुआ। ओके, एंड परपेंडिकुलर, देखो क्या बोला, इफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉ किया -6,9 से टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू kx, एक पॉइंट से पैराबोला को टेंजेंट ड्रॉ करा गया, एक सिंगल पॉइंट से, मान लो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट में लेता हूँ और ये पैराबोला लेता हूं, तो इस पॉइंट से मैंने इसके ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किए हुए। अब क्वेश्चन में एक और चीज बोला हुआ कि टेंजेंट्स जो ड्रॉ किए ना मैंने, टेंजेंट्स, वो टेंजेंट्स मैंने जो ड्रॉ किया वो क्या है, परपेंडिकुलर भी है, मतलब दोनों क्या एक दूसरे को परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, मान लो कि मैंने ये बनाया, प्रॉपर्ली बनाऊंगा तो ये दोनों दूसरे को क्या परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दैट मीन्स इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा, उसका दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, -1 होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं, लेट m1 and m2 be the slopes of
टेंजेंट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को बोला दोनों परपेंडिकुलर, दैट मींस क्या हो जाएगा, m1 डॉट m2 की वैल्यू हमें -1 दे दी हुई, इसको पकड़ के चलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालो, जो भी आप लोगों को सही लगे। और इसको जरा मैं कंपेयर करूं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ, तो इंप्लाई ये करता है 4a की वैल्यू हो जाएगी k एंड a की वैल्यू हो जाएगी k/4। तो ये भी बहुत इजी चीज आप लोग को मैंने यहाँ पर बता दी। चलो इतनी चीजें जो गिवन में से मैंने समझ के लिखी वो तो मेरे पास हिसाब से मेरे को समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं जो आप लोग ने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में सॉल्व की, जस्ट इसके पहले। तो आप लोग को पता ना चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस तरीके से दिया जाता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है ना इज इक्वेशन टेंजेंट इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू mx प्लस a/x, ये आप लोग को पता है, ठीक है। बस इस चीज को मैं यहां से उठा के यहां पे रख देता हूं ताकि आप लोग यहाँ पे मुझे स्पेस ज्यादा मिल जाए। तो ये आप लोग को पता है, जो आप लोग ने यहाँ पे नोट कर लेना है। अब क्या करेंगे, बस इसमें है ना x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जैसे मैं x और y की वैल्यू डालता हूं और a की वैल्यू डालता हूं तो सब कुछ है मेरे पास। x मेरे पास कितना है -6, y मेरे पास कितना है 9, 9 इज इक्वल्स टू m इंटू -6 प्लस एक यहाँ पर a/m है दोस्तों, यहाँ पे a/m आता है। और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास k/4, और m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m तो हमारे पास फाइंड आउट करना है, वही तो देखना है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सबको मैंने m से मल्टीप्लाई करना, 9m हो जाएगा, ये -6m का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई किया, m कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा k/4। जिस तरीके से अपन ने m से मल्टीप्लाई किया उसी तरीके से अपन 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 36m, इसको मल्टीप्लाई किया, -6 4 24m², इसको मल्टीप्लाई किया तो k मेरा वैसे रह जाएगा। अब मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है तो उसका जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, सबको पता है ये चीज। तो इसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, 24m² -36m की प्लस प्लस, दोस्तों इसको यहाँ पे लेते प्लस में रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा तो -k = 0, ठीक है। अब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बस इसके बाद आप लोगों को इसको सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बस आप लोगों को एक चीज याद रखना है, इसको मैं कंपेयर करूंगा ax² प्लस by प्लस c = 0 से कंपेयर किया है। कंपेयरिंग भी इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो इसमें जो a है, अब देखो यहाँ पर मेरे पास दो a हो जाएगा, एक यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको a ना लिखते हुए इसको मैं कोई और वेरिएबल लिख देता हूँ, चलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल A, चलेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कैपिटल A = 24 हो गया, कैपिटल B जो है ना वो हमारे पास कितना होगा 36, एंड कैपिटल C जो है वो मेरे पास हो गया -k। ये सारी चीजें क्लियर है। अब मुझे पता है क्या पता है दोस्तों, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो मुझे यहाँ पर देखो एक पहले से ही मुझे m1 डॉट m2 दिया, मतलब क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ। जैसे आप लोग को याद होगा जब ये होता है ना ax² प्लस bx प्लस c = 0 = क्वेश्चन दिया जाता तो तब उस टाइम पे हमारा जो सम ऑफ रूट होता है ना अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a और अल्फा डॉट बीटा होता है हमारा c/a। लेकिन यहाँ पर अपने कैपिटल लेटर्स लिए उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को डिराइव होगा। अब यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है जो किसके टर्म में, m के टर्म में, तो m1 प्लस m2 आएगा, दो रूट्स जो मिलेंगे हम लोग को, एक m1 मिलेगा और एक m2 मिलेगा। उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा -a/, तो यहाँ पर c/a। तो c की जगह पे क्या कैपिटल C और a ऐसे रखा, तो m1 डॉट m2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, c की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पर -k, a की वैल्यू कितनी 24। अब दोनों, अब देखो इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2, ये मेरा मिल गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। देखो आप लोगों ने सोचा होगा कि ये इसका इस्तेमाल ही कहाँ पे होगा, तो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, सम ऑफ रूट भी पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पढ़ा था, लेकिन आपने सोचा होगा इसका इस्तेमाल क्यों करे, कहाँ होगा, तो दोस्तों देखो यहाँ पे हो गया। तो सारी चीजों को भूलना बिल्कुल भी नहीं होता है, जो भी चीज हम लोग ने पहले पढ़ी उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो जरूर होगा। अब इन दोनों को इक्वेट करूंगा फ्रॉम 1 and 2, इक्वेट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमें है ना दोनों इक्वल मिल जाएंगे, यानी कि क्या -1 इज इक्वल्स टू -k/24, माइनस माइनस कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, दैट इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। इस तरीके से हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और आपके सामने ही रहा इसका क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। तो आप लोग चाहे तो इसे नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तब तक अपन एक नए क्वेश्चन को भी करने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी आप लोग को ध्यान देना। इसको आपने नोट किया होगा, बट तब क्वेश्चन नंबर 17 पे 16 में आप लोग ट्राई करना, अगर डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे भेजना, वो भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस पर गौर करते हो, इसे कैसे सॉल्व करना मैं आप लोग को समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला y² = 4x एंड x² = 32y। दो कर्व दिया, दो पैराबोला दिया हुआ है, पहला ये दिया हुआ, दूसरा ये दिया हुआ है। इन दोनों को टच करके एक कॉमन टेंजेंट आ रहा है, और इन दोनों को कॉमन टेंजेंट जो इसका अपने को क्या निकालना है, इसका अपने को इक्वेशन निकालना है, तो वो भी बहुत ईजी होगा। तो मैं इसको कंसिडर करता हूँ और इसको मैं कंपेयर करता हूँ, किससे कंपेयर करूंगा, y² = 4ay।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करूंगा, तो जैसे कंपेयर करोगे तो 4a इक्वल टू 4 मिल जाएगा, यानी a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। अब हमें पता है कि इक्वेशन में जो टेंजेंट होता है ना वो अपन स्लोप के फॉर्म में लिखते हैं, तो लेट इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। v कैसे लिख देंगे अपन, बहुत सिंपल है दोस्तों, y इज इक्वल्स टू यहाँ पर पता है mx प्लस a बाय m। y हम लोग वैसे रखते हैं, m की वैल्यू हमारे पास है, m हम लोग वैसे रखेंगे, a की वैल्यू m भी वैसे, x भी वैसे रखते हैं फिलहाल के लिए, a भी मैं वैसे रखता हूँ, m की वैल्यू कितनी है 1, सॉरी m की नहीं a की वैल्यू कितनी है 1, इसमें डाल देता हूँ मैं फटाफट से। चलो यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर है, चेक कर लो फटाफट से, यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को अगर क्लियर है तो बहुत सही, इसके बाद का स्टेप ये बहुत ही ईजी होने वाला है, ठीक है। अब इक्वेशन तो मिल गया, अब क्या करेंगे हम लोग है ना इस चीज़ में हम लोग है ना x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो कैसे, बहुत इजी होता है, यहाँ पर हम लोग है ना क्या करेंगे x स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और देखेंगे किस तरीके से हम लोग वैल्यू को लाएंगे। देखना यहाँ पर चीज़ें बहुत सिंपल है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ने ये इक्वेशन को डिराइव किया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग है ना चीजों को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। जैसे अब इसको अगर मैं गौर करूं ये वाला इक्वेशन पे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 32 इक्वल टू वाई हो जाएगा। आप लोग चाहे तो पूरे के पूरे इक्वेशन को वाई के टर्म में कन्वर्ट कर लो या पूरे के पूरे इक्वेशन को एक्स के टर्म में कन्वर्ट कर लो, तो वो बहुत ही ईजी बन जाता है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको पूरे इक्वेशन को, जो ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, को माने तो इक्वेशन नंबर 1 मानता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको पूरी तरीके से मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, एक्स के टर्म में। चलो कैसे करेंगे, जैसे मैं इसको यहाँ पर पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 32 जो है ना एक्स स्क्वायर अपॉन 32 हो जाएगा, यहाँ पे डाल देना है, एम एक्स मेरा वैसे ही रहेगा प्लस 1 अपॉन एम मेरा वैसे रहेगा। अब पूरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 32m से, जैसे इसको 32m से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 32m से मल्टीप्लाई करूंगा 32 और यहाँ पर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 का 32 ही रह जाएगा। इतना समझ में आएगा, एक बार देख लो दोस्तों, यहाँ की चीजें क्लियर है। अब मैं कंसीडर करूंगा कि मेरा जो इक्वेशन है मैं इसको x के टर्म में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मैं इसको कंसीडर करने वाला जो मेरा इक्वेशन है, देखो अभी तक के जो इक्वेशन देखे ना हम लोग ने, उसमें हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ा था m के टर्म में, तो हमारा जो रूट्स आ रहे थे m के टर्म में आ रहे थे। अब मैं कंसीडर करूंगा यहाँ पे मेरा जो रूट्स है ना दोस्तों x के टर्म में कंसीडर करूंगा, और x के टर्म में जैसे मैं कंसीडर करूंगा ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस फॉर्म में मुझे बनाना पड़ेगा। क्या करूंगा, एम एक्स स्क्वायर मेरा सही है, इसको यहाँ पे खींचूंगा तो -32 एम स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसको यहाँ पे खींचूंगा तो क्या हो जाएगा -32 हो जाएगा। बस यहां तक की चीजें मेरे को करनी है और उसके बाद सॉल्व करना है, तो करते हैं फटाफट से। एम एक्स स्क्वायर -32 एम स्क्वायर एक्स -32 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, मेरे इक्वेशन को मैंने एक्स स्क्वायर एक्स के टर्म में मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब आप लोग गौर करना, ये जो लाइन है, मतलब पहली वाली जो लाइन है ये वाली लाइन, और जो नई वाली लाइन जो ये वाली लाइन है, दोनों को कॉमन टेंजेंट है दोस्तों, कॉमन टेंजेंट है, और दोनों एक दूसरे को टच करके जा रही है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को समझनी चाहिए। दो मेरे पास क्या है, पैराबोला, और दोनों को टच करके एक कौन जा रहा है दोस्तों, एक टेंजेंट जा रहा है, ठीक है। अब टेंजेंट जो टच करके जा रहा है ना दोस्तों, वो एक काम करके जा रहा है, यहाँ पर ना एक्स के जो रूट्स आएंगे ना, दोनों भी रूट्स कैसे बना देगा, वो इक्वल बना देगा, ठीक है। और इक्वल रूट्स बना देगा, दैट मींस उस टाइम पे क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। आपने पढ़ा होगा इक्वल रूट का कंडीशन पढ़ा था आपने, इक्वल रूट्स, रियल रूट एंड इक्वल रूट के लिए कंडीशन पढ़ा था आप लोग ने, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो इस केस में वही होने वाला है हमारा, जो ये पहला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन के लिए, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को ना एक सिंगल पॉइंट पर टच कर रहा है, और दोनों का क्या हो रहा है, स्लोप दोनों को एक ही टेंजेंट टच करके जा रहा है। उस टाइम पे हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। याद रखना, ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछेगा और ये फंडा आप लोग को लिखना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, दैट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू यहां पर क्या है, बी स्क्वायर देखो कंपेयर करेंगे तो b यहां पर है ना हमारा ये है, तो -32m उसका स्क्वायर का स्क्वायर, समझ में आ गया। तो ये हो गया इसका बी स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है m, एंड c की वैल्यू कितनी है -32 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको मैं जरा सॉल्व करूँ तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, इसको -32 का स्क्वायर लिख के पॉजिटिव कर देता हूँ, और इसको m/4 कर देता हूं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस, और 4 मल्टीप्लाई बाय 32 को फिलहाल वैसे ही रखता हूं, और यहां पर लिख देता हूं मैं m इक्वल टू 0। अब दोनों में से जरा गौर करूंगा तो 32 तो एकदम एग्जैक्टली कॉमन आ जा रहा है, और एक m भी कॉमन निकाल लेता हूं। जब 32 और m कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच गया m3, और यहाँ पे बच गया 32 एक बच गया, और यहाँ पर एक बच गया 4 है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए एक 32 निकाल लिया। अब जरा गौर करूं तो एक और चीज कॉमन निकली कि दोनों में 4 कॉमन निकला है। कैसे, 4 को मैं निकालता बाहर, देखना कैसे निकाला।
32 जो होता है 4 का मल्टीप्लाई होता है, कितने बार में आएगा 8 जा, तो 8m³ हो जाएगा। यहां से एक m को तो मैं पहले निकाल चुका हूं, तो यहाँ पे मेरे को m लिखने की जरूरत नहीं है, 4 ही लिखता हूं सिर्फ। और क्या करूंगा, जैसे मैंने 4 को निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया 1 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर क्या बच गया 4 इंटू 32, एक नंबर है ये m है, ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 8m³ प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 4 इंटू 32 कोई तो भी नंबर होगा, कितना होगा 108, या फिर कोई तो भी नंबर होगा। अब उसको डिवाइड बाय 0 कर देंगे तो कितना हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इसको डिवीजन में लेकर गए तो m की वैल्यू 0 आ गई। अकॉर्डिंगली यहां पे सॉल्व करेंगे तो 8m³ इक्वल टू -1, सॉल्व किया तो m इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, m³ इज इक्वल्स टू -1/8, और m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -1/2। जब क्यूब रूट लेते हैं नेगेटिव नंबर का तो पॉजिटिव में मिलता है, सॉरी क्यूब रूट लेते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर का तो नेगेटिव में ही मिलता है, तो -1/2 मिल गया। अब ये मिल गया, अब दोनों में से कौन सा स्लोप लेंगे, अब किसी भी लाइन का स्लोप 0 अपन कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए अपन नॉट इक्वल टू 0 वाला कंडीशन डाल के इसको गायब कर देंगे, निग्लेक्ट करेंगे, और ये वाला वैल्यू हमारा कंसिडरेशन में आएगा। और वैल्यू कौन सी है, m इज इक्वल टू -1/2। अब क्वेश्चन में रीड करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट। अब इक्वेशन निकाला, हम लोग को स्लोप मिल चुका हुआ है, तो m इज इक्वल टू -1/2, यानी यहाँ पे सिंपली अपन पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट मिल जाएगा। अब वो कैसे मिलेगा, तो y इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है -1/2 x, प्लस यहाँ पर क्या था a की वैल्यू कितनी लाई थी अपन ने 1, तो 1/m -1/2। सबको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, -2 से भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, -2, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखते कैसे करेंगे। ये हो जाएगा y, ये -x/2, और ये हो जाएगा -2, ठीक है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो चलेगा, तो ये हो जाएगा 2y, हो जाएगा x, ये हो जाएगा -4, सबको यहाँ पे खींचेंगे तो x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी इसमें आप लोग को ध्यान में रखनी थी कि जब भी ऐसा कंडीशन आता है कॉमन टेंजेंट निकालना है, तो दोनों का अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एक कंबाइंड इक्वेशन निकालना पड़ेगा। और मैंने क्या किया, दोनों कंबाइन करके एक इक्वेशन बना दिया, mx² - 32 m²x - 32 इक्वल टू 0। अब जब इक्वेशन बन जाता है तो जब भी कॉमन टेंजेंट की बात चलेगी तो वहां पे याद रखना, जो भी हम लोग को वैल्यू मिलने वाली है ना, वहां पे अपने को इक्वल रूट्स मिलेंगे, क्योंकि इसके लिए भी हम लोग को सेम रूट मिलना चाहिए, और इसके लिए भी जहां पर ये वाला इक्वेशन है इसके लिए भी अपने को सेम रूट, दोनों के केस में हम लोग को वो पॉइंट पर ना एक वैल्यू मिलेगा, वो सेम होना चाहिए, वो पॉइंट हम लोग को सेम मिलना चाहिए। तो हम लोग ने क्या करना, इक्वल रूट मिलेंगे दोनों केस में, तो उस टाइम पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि हम लोग को इक्वल रूट का कंडीशन अप्लाई कर देंगे। वो क्या होता है, डिटरमिनेंट या फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो 0 से इक्वेट करी जाती है। अब इस केस में b² - 4ac इक्वल टू 0 होगा, b की वैल्यू पे क्या -32 m² है, a के जगह पे क्या -32, और c की जगह पे क्या है, उसको पुट करके हम लोग ने सॉल्व किया, और हम लोग का ये सॉल्यूशन भी आ गया। क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों, आसान था, सिंपल था, तो इस तरीके से आप लोग को इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोग को एग्जाम में पूछता है। बस लास्ट में m की वैल्यू मिल गई, आपने ये वाले इक्वेशन में पुट किया स्लोप वाले में, तो अपने को क्या मिल गया, हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया, ठीक है। चलो वो क्वेश्चन को आपने फटाफट नोट कर लिया होगा, बढ़ते अपन इस वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट the tangent from the which the parabola y² is equal to 18x such that the sum of their slope is -3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास टेक्स्ट बुक में ना यहाँ पे सम की जगह पे ना गलती से SOME लिख दिया हुआ है, इसलिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो वो सम को गायब करके ना यहाँ पे आप लोग SUM लिखे। अब क्या बोला हुआ है, ठीक से रीड करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट। हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट अपन ने मान लिया, लेट पॉइंट जो है हमारा क्या है, x1, y1 हमारा पॉइंट है, वो क्या है मेरे इक्वेशन किसके ऊपर है दोस्तों, टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहा है। अब देखो मैं आप लोग को लोकस का मतलब बताया था, बहुत सारे बच्चे लोग को लोकस का मतलब ही नहीं पता। तो लोकस जो होता है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। एक अज्यूम कर लेता हूं, मैं ऐसा एक कर्व बना लेता हूं, तो जो मेरा ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है ना मेरे इस कर्व को डिनोट करेगा, मतलब मैं जहां पर भी ये पॉइंट को पुट कर सकता हूं मेरे इस इक्वेशन पर। अब मान लेते हैं इसका कोई तो भी इक्वेशन है, x² + y² + x + 1 + 2, कुछ भी ऐसा करके कोई तो भी इस कर्व का इक्वेशन है। अब इसके ऊपर मैंने क्या करना है, उसकी वैल्यू पुट करनी, किसकी, इस पॉइंट की वैल्यू, तो मेरे को इस कर्व के ऊपर मुझे उस पॉइंट का आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो लोकस जो होता है ना, वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है किसी भी कर्व के ऊपर, कोई भी कर्व, कैसा भी, लाइन भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके ऊपर हम लोग क्या देता है, वो वैल्यू देता है। किस चीज का वैल्यू देगा दोस्तों, उस पॉइंट के ऊपर, उस पैराबोला पर क्या वैल्यू बनेगी, उस पैराबोला पर या इस कर्व पर, कोई भी कर्व हो, उस पर क्या वैल्यू मिलेगी, उसकी वैल्यू हम लोग को कौन देता है, वो लोकस देता है। तो लोकस सिंपली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स। उस पॉइंट को मैंने मान लिया कोई कि एक पॉइंट है मेरे पास x1, y1 है, जिसको मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, x1, y1 करके एक मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिया हुआ है।
अब आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट फ्रॉम विच द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 18x आर सच दैट सम ऑफ देयर स्लोप इज -3। अब दो स्लोप होंगे। अब आप लोग को पता है कभी भी किसी भी एक्सेल पॉइंट से अपने क्या करा, टेंजेंट ड्रॉ करा हुआ है, तो वो क्या बनाता है दोस्तों, दो टेंजेंट बनाता है। तो दोनों टेंजेंट का लेट स्लोप को अपन ने क्या ले लेना है दोस्तों, m1 प्लस m1 एंड m2 ले लेना। अब क्वेश्चन में दिया सम ऑफ द स्लोप्स, यानी कि m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी दे दी है, -3। तो जो भी गिवन में दिए वो सब अपन ने लिख लिया, बस एक चीज बचा हुआ है, इसको डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। y स्क्वायर इज इक्वल टू 18x जो दिया हुआ है, मुझे इक्वेशन ऑफ जो भी पैराबोला दिया हुआ इसको कंपेयर करूंगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ, यानी कि 4a इज इक्वल टू 18 मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी 9/2। तो a मिल गया मुझे, ठीक है। सारी चीजें मेरे को यहाँ पर मिल चुकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मिल चुकी है। अब इक्वेशन ऑफ क्या लिखते हैं, टेंजेंट लिखते हैं यहाँ पर। तो आप सभी को पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है ना, उसको इस तरीके से लिखते हैं अपन, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a/m। सही है। अब हमारे पास y वैसे ही रखता हूँ, y तो मुझे पता ही नहीं है, y की जगह मैं y1 और x1 पुट कर सकता हूँ, ठीक है, पॉइंट क्योंकि मुझे चाहिए। m मैं वैसे ही रखता हूँ, ठीक है, x को x1 कर देता हूँ, प्लस a मुझे पता है कितना 9/2, और यहाँ पे लिखता हूँ m। तो y1 mx1 9/2 है। आपको 2m से मल्टीप्लाई किया तो 2m y1, इसको मल्टीप्लाई किया 2m स्क्वायर x1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही रह जाएगा, ठीक है। ओके, अब सबको सॉर्टेड कर देता हूँ, एक्स m के टर्म में मैं लेके जाता हूँ, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा m स्क्वायर के टर्म में बनेगा। इधर पे आएगा तो क्या हो जाएगा 2x1 m का स्क्वायर, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस प्लस हो गई। ये देखो यहाँ पर, देखो मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पर खींच रहा हूँ, तो ये इधर पे जैसे आएगा -2m y1 हो जाएगा, सही है। अब ये तो पहले से यहाँ पर था तो ये +9 हो जाएगा। मैंने क्या किया, बस इस टर्म को उठा के यहाँ पर बीच में डाल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर खींचेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके टर्म में दोस्तों y के टर्म में नहीं दोस्तों, m के टर्म में बना हुआ है। जब मैं इसको यहाँ पर खींचूंगा ना दोस्तों, तो y1 मैं पहले लिखूंगा और m को मैं बाद में लिखूंगा। समझ में आ गया। तो a b और c की वैल्यू आपने मेरे हिसाब से पता लगा ली होगी। अब मुझे पता है कि जब भी मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं तो वो क्या होता है -b/a। इक्वेशन क्या होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट होगा तब। लेकिन यहाँ पे जरा मैं गौर करूं तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा m1 प्लस m2 आएगा, और वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 प्लस m2 हो जाएगा -b/a। अब -b यानी कि -2y1, माइनस वैसे ही रहेगा, और -2y1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2x1, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2x1, तो ये देखिए 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो y1 अपॉन x1, और ये मेरे पास m1 प्लस m2 को मैंने वैसे ही रखा। इसको डालता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूं। अब 1 एंड 2 को दोनों को कंपेयर करो, m1 प्लस m2 की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ -3 और ये लिखता हूँ y1 और x1, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। अब इसे सॉल्व करूंगा तो -3x1 इक्वल टू y1, और इसको वहां पे लेके जाऊंगा तो 3x1 प्लस y1 इक्वल टू 0। ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरे लोकस ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, वो टेंजेंट के ऊपर जो पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 18x को टच करके जा रहा है। तो ये था मेरा इस पैराबोला को टच करके जाने वाले टेंजेंट का इक्वेशन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग नहीं था, बस कंफ्यूजन यहाँ पे था कि क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर सम दिया हुआ है SOME, आप लोगों को याद रखना वो SOME ना होते हुए वो SUM है। तो SUM के हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन को डील करना था और उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को सोल्यूशन मिल चुका है, ठीक है। तो ये था अपना इक्वेशन ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंट करने वाला क्वेश्चन, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इस क्वेश्चन में भी एक गड़बड़ थी जो मैंने यहाँ पर करेक्ट करी हुई, देखो एक बार रीड कर लो। द टावर ऑफ ए ब्रिज इज हंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। एक पैराबोला है, इसका जो टावर है ना उसको है ना अपन ने पैराबोला के फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है। ब्रिज के पैराबोला को के टावर को अपन ने हंग किया हुआ, हैंग किया हुआ, जो भी किया हुआ, टांगा हुआ है पैराबोला के फॉर्म में, ठीक है। जिस फ्रॉम देयर टॉप जो है ना पैराबोला के, वो 30 मीटर फ्रॉम द रोड वे, एक रोड है उससे 30 मीटर के उसके ऊपर है, ठीक है। आगे क्या बोला हुआ है, एंड आर 200 मीटर अपार्ट, और जो एंड पॉइंट्स है ना वो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 200 मीटर है। इफ द केबल इज 5 मीटर अबाउट द रोड वे एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज। अब जो ब्रिज है ना, ब्रिज का जो सेंटर वाला पॉइंट है वहां से जमीन तक है ना एक रोडवे के ऊपर एक केबल टांगा गया, और वो केबल का जो डिस्टेंस है सेंटर से जमीन तक का वो 5 मीटर है। अब आगे बढ़ते हैं।
ब्रिज, फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्ट केबल 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर। एक वर्टिकल सपोर्ट लिया हुआ है सेंटर से 30 मीटर की दूरी पर। वर्टिकल सपोर्ट आप लोगों को मैं बताता हूं डायग्राम बना के, वो कितना दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर है। अब उस 30 मीटर की दूरी पर जो सपोर्ट लिया गया है उस सपोर्ट की हाइट कितनी हुई वो अपने को पता लगाना है। तो बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, बस क्वेश्चन इतना लेंथी दे देता है और अपने को डरा देता है। चलो समझाता हूं। यहां पर मैंने बना लिया ये मेरी वाई एक्सिस और यहां पर मैंने बना लिया मेरा एक्स एक्सिस। चलो ये बना लिया मैंने, एक्सिस बना लिया। चलो इतना डन हो गया, इसको थोड़ा नीचे खींच लेता हूं, फिर नहीं चलेगा उतना भी चलेगा, आप ड्रॉ करते हैं। अब मैंने ले लिया मेरा एक पैराबोलिक ब्रिज है टावर का, तो मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ ताकि सेंटर में लगे, थोड़ा सा इस तरीके से ले लेता हूँ। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इसके जो एंड पॉइंट्स है ना, एंड पॉइंट्स वो जमीन से कितने हाइट पर है, जरा गौर करना। द टावर ऑफ ए ब्रिज इज हंग इन द फॉर्म ऑफ द पैराबोला एंड हैव देयर टॉप्स, जो टॉप्स है वो 30 मीटर फ्रॉम द रोडवेज है। तो इसको मैं डिनोट करता हूँ रोडवेज, मेरा ये एक्स एक्स डैश, और यहाँ पे मैं डिनोट कर देता हूँ ओ। तो ये मेरा क्या है, रोडवेज है, इससे वो 30 मीटर की हाइट पर है। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना 30 मीटर है, 30 मीटर है। ये हो गया यहाँ तक। यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ 30 मीटर्स, 30 मीटर्स, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं पॉइंट ए और यहाँ पे लेता हूँ पॉइंट बी। अब क्या बोला और रीड करते हैं, 30 मीटर फ्रॉम द टॉप एंड अबव द रोडवे एंड आर 200 मीटर अपार्ट। अब ये दोनों पॉइंट है ना ए बी, कितने मीटर अपार्ट है, दोनों को सेपरेट किया गया, कितने डिस्टेंस से, 200 मीटर की डिस्टेंस से सेपरेट किया गया। अब आप लोगों को पता है अगर पूरा डिस्टेंस 200 है, मैं यहाँ पे पूरा डिस्टेंस 200 लिखता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, वो होगा 100, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 100 मीटर, 100 मीटर। अब चलो देखो आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं। अब देखो ये डिस्टेंस है 100 मीटर, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 100, और ये डिस्टेंस कितना दोस्तों यहाँ पर 30 है, तो ये कोऑर्डिनेट इसका बी का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 100, 30। अब उसी तरीके से नेगेटिव साइड में आएंगे तो ये हो जाएगा -100, 30। ये समझ में आ गया। अब क्या बोला हुआ, इफ द केबल इज 5 मीटर अबव द रोड वेज एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज। अब क्या बोला हुआ है कि ये ब्रिज है ना, ब्रिज, ये ब्रिज है, ब्रिज के सेंटर में ना एक केबल बनाया गया, ठीक है, केबल लिया गया सपोर्ट के लिए, केबल लगाया गया है, और उस केबल का जो लेंथ है ना वो कितना दिया हुआ, 5 मीटर उसका लेंथ दिया हुआ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 मीटर। ये पॉइंट मेरा कितना डिस्टेंस पे, 5 मीटर पर। अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो y x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 5। अब इस पॉइंट को भी मैं कुछ नाम ले लेता हूं, मान लेते हैं मैं यहाँ पर ए बी लिख दिया, यहाँ पर मैं लिख दिया कोई भी पॉइंट, अज्यूम करो आप लोग के हिसाब से, आप लोग जो चाहे वो लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बाद में लिखता हूं, अभी देखते हैं। अब above the way and the center of the bridge, find the length of the vertical support 30 मीटर from the center। अब इस सेंटर से 30 मीटर की दूरी पर ना एक सपोर्ट लगाया गया, मैं अज्यूम करता हूँ ये 30 मीटर की दूरी यहाँ पर कहीं पर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर आ रही है 30 मीटर की दूरी, अज्यूम करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ना एक सपोर्ट लगाया गया, ये ना सपोर्ट लगाया गया, इसको 30 मीटर की दूरी पर एक सपोर्ट लगाया गया, ठीक है। ये कितना मीटर है, ये 30 मीटर है। इस 30 मीटर की दूरी पर जो सपोर्ट लगाया गया है ना, उसका हम लोग को लेंथ फाइंड आउट करना है। तो यहां पर ये हो जाएगा 30, और यहां पर मैं अज्यूम कर लेता हूं ये पॉइंट क्या हो जाएगा L, ठीक है, डिस्टेंस कितना L, तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 30, L बन जाएगा। चलो मैंने डायग्राम को तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया हुआ, और इस पॉइंट का नाम मैं लिख देता हूं L, चलेगा। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है मेरे लेंथ का वैल्यू, मतलब इस जो सपोर्ट को जो मैंने यहाँ पर इंसर्ट करा वो उसका लेंथ कितना होगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। एक पैराबोलिक ब्रिज है टावर का, उसको मैंने सपोर्ट दिया हुआ है, उसके दो एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए 100, 30 कैसे, क्योंकि टोटल 200 है, 200 का हाफ 30, 100 मिल जाएगा। हाइट दी हुई 30 पर सिचुएटेड है, एक केबल लगाया हुआ सेंटर से, वो कितने हाइट पर है, 5 मीटर की हाइट पर है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब यहां से सेंटर से 30 मीटर की दूरी पर एक सपोर्ट दिया गया है, उस सपोर्ट का हम लोग को लेंथ फाइंड आउट करना है, और उसके हिसाब से मैंने पैराबोला के ऊपर उसके ऊपर क्या बना लिया, कोऑर्डिनेट बना लिया। चलो यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। अब इस पैराबोला को अगर जरा गौर करें तो ये थोड़ा सा वर्टिकल टाइप में, ठीक है, तो ये इसका इक्वेशन क्या बनेगा, वाई स्क्वायर के टर्म में आएगा, ये एक्स स्क्वायर के टर्म में आएगा, इसमें आएगा। तो जरा गौर करो, ये मेरी वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के टर्म में दे रहेगा, तो जब भी वाई एक्सिस हमारा क्या होता है, सिमेट्री होता है, तो उस टाइम पे हमारा इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर। तो याद रखना ये हमारा इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर के फंडे में, ठीक है। अब वाई की वैल्यू को देखो थोड़ा सा इंक्रीज करके थोड़ा सा हाइट पर लेकर गया है, तो y की वैल्यू को इंक्रीज करके हाइट पर लेकर गया, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग का यहाँ पर देखो गौर करना कैसा इक्वेशन बनेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by लिखने की गलती मत करना, यही करोगे आप लोग। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस को ऊपर उठाया गया, और वो जो डिस्टेंस को ऊपर उठाया गया उस पर गौर करना, उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये वैल्यू चेंज हो जाता है। कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोग को समझा था इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस h 4by माइनस k।
और h कॉमा k की वैल्यू अगर मैं जरा गौर करूँ ना तो यहाँ पर मुझे दिया हुआ 0,5। तो बहुत इजीली मेरे हिसाब से ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी और बहुत सिंपल तरीका है इसको समझना। चलो अब क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर तो वैसे यहाँ पर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नहीं होगा एक्चुअली, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आता है। और जैसे मैं 0 पुट करूंगा तो h की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0 और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग का चेंज हो जाएगा 4b मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस के की वैल्यू कितनी यहाँ पर 5 आ जाएगी। तो जैसे मैं 5 पुट कर दूंगा तो कुछ ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। तो डालता हूं मैं अपना इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक जो भी टावर है, क्वेश्चन ऑफ पैराबोला। अब चलो पॉइंट्स के ऊपर गौर करते हैं। हम लोग को इसके ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है 100,30। अब इस पॉइंट को जैसे मैं पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा मालूम है, मुझे ना बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट करता हूं मैं 100,30 एज x1, y1। जैसे मैं पुट करूंगा ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर 4 इंटू बी वाई माइनस 30। चलो 100 का स्क्वायर निकालने जाएंगे तो इससे इसको 100 इंटू 100 लिखता हूँ। 4 y की वैल्यू मेरे पास है ना, y की वैल्यू है मेरे पास। y की वैल्यू कितनी दोस्तों 30 और यहाँ पे -5 वैसे 30 - 5 कितना था 25। तो इसको मैं नीचे लिख के b को वैसे रखता। 4 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना हो जाएगा 100। तो ये हो गया 100 कैंसिल और b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 100। तो अगर आप लोग गौर करते ना, आप लोग अगर समझदारी से ध्यान देते ना तो ये डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस और यहाँ पर जो डिस्टेंस आता है ना वही मेरा b का वैल्यू होता है। देखना गौर करो, फोकस यहाँ पर लेटेस्ट सेक्टर में से पास होता है तो यहाँ पर क्या जाता है 0,b होता। और b की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है दोस्तों, यहाँ पर b की वैल्यू आप लोग अकॉर्डिंगली निकाल सकते थे। कितना हो जाता है वो 100 होता है। बहुत सिंपल तरीके से आप लोग ने b की वैल्यू भी यहाँ पर समझ के निकाल लिया। b की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई क्या दोस्तों? ओके, तो b मिल गया आप लोग को। बस अब आगे देखना हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। जैसे अपन ने b निकाला, वैसे आप लोग को कुछ समझ में आना चाहिए आप लोग को और क्या निकालना है। चलो अब गौर करो, मुझे b मिल गया है तो मेरा इक्वेशन क्या बदल जाएगा। अभी इक्वेशन जो मैंने बनाने की कोशिश करी है ना यहाँ पर, तो मेरा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 100 5 माइनस 5, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 y माइनस 5 मेरा क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा। हो गया। अब इसके अंदर अगर मैं कोई भी एक पॉइंट पुट कर दूं, मान लो मैं x की वैल्यू पुट करता हूं मान लो 5, तो जब अकॉर्डिंगली y की वैल्यू क्या हो जाएगी वो मिल जाएगा। x की वैल्यू 7 पुट कर दो तो y की अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होगी वो मुझे मिल जाएगा। तो यहां पर मेरे पास एक फंडा, देखो मुझे क्या निकालना है, l वाले पॉइंट पे, एट पॉइंट l। पॉइंट क्या है दोस्तों, यहां पर है मेरा 30, l है, उसको मुझे बस यहाँ पे पुट करना है x1, y1 में। और जैसे मैं पुट करूंगा उसके अकॉर्डिंगली l की वैल्यू क्या होगी वो मुझे मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 और यहाँ पर y माइनस 5, y की वैल्यू कितनी l माइनस 5, 5 कितना है मेरे पास, l की वैल्यू स्मॉल में मैंने पुट करी तो स्मॉल l लिखता हूँ, माइनस 5 को वैसे रखता हूँ। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 अपॉन में 400 इक्वल टू l माइनस 5। 0 0 0 0 कैंसिल, माइनस 5 इससे हो जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा और 4 5 20। एक काम करो इसको डिवाइड कर दो तो 4 2 सा 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 पॉइंट और उसके बाद 4 2 सा 8, 1 बच गया 2, 4 2 सा ओके 1 5। तो इस तरीके से मिल गया अपने को l और l की वैल्यू कितनी मिल गई 7 पॉइंट। तो ये क्या एक बार चेक कर लो दोस्तों। तो इस तरीके से अपन ने लेंथ ऑफ दैट सपोर्ट अपन ने कितने 30 मीटर के डिस्टेंस पे अपन ने वो सपोर्ट का लेंथ निकाल लिया। तो यही क्वेश्चन जो आप लोग को पूछ सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पे एक चीज गिवन हुआ नहीं था, वो 30 मीटर था। अगर वो मिल जाता तो आपने आसानी तरीके से ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना और आप लोग को आपका पैराबोला अकॉर्डिंगली बनाना है। क्लियर हो गया दोस्तों? इसको आप लोग फटाफट से नोट कर लें। पैराबोला का इक्वेशन कैसा है वो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करा हुआ है और इसी के अकॉर्डिंगली अपन ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। नोट कर लिया दोस्तों? चलो एक और क्वेश्चन फाइनल वाला उसको भी देखते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करना है, ए सर्कल whose center is 4 - 1 passes through the focus of parabola x square plus 16y equal to 0। ठीक है, शो दैट द सर्कल टचेस द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द सर्कल। अभी क्या बोला, सो दैट द सर्कल टचेस डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला होगा। पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा है वो अपने को प्रूफ करना है। चलो मैं आप लोगों को पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझा देता हूँ। ए सर्कल हुज सेंटर इज एट 4 - 1। एक सर्कल है इसका सेंटर किधर पर है 4 - 1 पर है। चलो मैं इसको सबसे पहले आप लोगों को समझा देता हूँ। एक सर्कल मैंने बना लेना है 4 - 1 पे। तो मैंने मान लो कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इधर पे आ गया मेरा सर्कल और ये 4 हो गया और यहाँ पे 1 2 3 4 इधर पे हो गया 1 2 3 4। तो ये -1 और 4 पर मेरा सर्कल आ रहा है। ठीक है, सेंटर है, ये हो गया -1 और ये 4, इधर पे मेरा क्या आ रहा है सर्कल आ रहा है। ठीक है, इसको मैं जरा यहाँ से हटाता हूँ और इसके अकॉर्डिंगली मेरा सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, सर्कल बना लेने के बाद अब क्या बोला, पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला x² + 16y = 0।
अब किधर से पास हो रहा है, एक पैराबोला है जिसके फोकस में से पास हो रहा है, वहां से मेरा पैराबोला भी पास हो रहा है और वहीं से मेरा क्या पास हो रहा है दोस्तों, वहीं से मेरा क्या पास हो रहा है दोस्तों, मेरा सर्कल भी पास हो रहा है। सबसे पहले पैराबोला का मैं इक्वेशन आप लोग को दिखा देता हूं। पैराबोला मुझे क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 16y इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 16y। तो पैराबोला जो बनेगा ना दोस्तों वो सीधा ऊपर की तरफ बनेगा, दैट मींस कुछ ऐसा बनेगा। अब पैराबोला का फोकस मुझे दे दिया हुआ है, पैराबोला का फोकस कितना दे दिया हुआ है दोस्तों। अब देखो, अब माइनस में है तो नीचे की तरफ मेरा बनने वाला है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब वो मेरे एक्सिस पे कहां पे टच करेगा दोस्तों, तो ये यहाँ पर कहीं पे मेरा टच करने वाला है, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर टच करने वाला है। ये फंडा समझ में आ गया। 4-1 जो है पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला, एक्स स्क्वायर प्लस 16y इक्वल टू 0। एक बार मैं चेक कर लेता हूं मेरा इक्वेशन करेक्ट है क्या। क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ओके, ये 16y बराबर दिया हुआ है और फोकस में से पास हो रहा है। तो बस अब इस डायग्राम को अगर आप लोग समझेंगे तो कुछ अलग सा डायग्राम बनेगा। अगर जैसे मैं इसको कंपेयर करूंगा किससे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by के साथ कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पर 4b इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे, -16, यानी p की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -4, यानी कि मेरा फोकस मिल जाएगा, फोकस मुझे मिल जाएगा कहां से, देखो ध्यान दो, हुज सेंटर इज 4,1, 4-1 है। अब क्या बोला मुझे, फोकस का इक्वेशन मिल गया -4, अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो x की वैल्यू नहीं, यहां पर ये y की वैल्यू में आता है, ठीक है। तो ये फोकस कितना हो जाएगा, 0,b होता है, तो 0,b के हिसाब से 0,-4 मेरा क्या होगा इक्वेशन, सॉरी फोकस का पॉइंट हो गया, 0,-4 हो गया। फोकस का अभी देखो 0,-4, तो x की वैल्यू -4 यहां पर आएगी, तो ये मेरा फोकस हो गया। अब क्वेश्चन को ठीक से देखो, पासेस टू द फोकस ऑफ द पैराबोला, सर्कल का जो सेंटर है 4-1 पे है और पासेस टू द फोकस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला के फोकस पे से वो पास हो रहा है, ठीक है। चलो इसको मैं समझा देता हूं, अभी मैं इसको ड्रॉ करता हूं, आप लोगों को मैं दिखा देता हूं डायग्राम। जैसे मैं बनाऊंगा यहाँ पर एक सर्कल बनाकर दिखाता हूँ, ये मेरा सर्कल है और ये मेरे पैराबोला के इसमें से पास हो रहा है, ये सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल का सेंटर जो ये यहाँ पर है और ये सर्कल पैराबोला के फोकस में से पास हो रहा है। पैराबोला का फोकस आप लोगों को यहाँ पर दिख चुका है, कितना है दोस्तों, किधर से पास हो रहा है, एक सेकंड दोस्तों ये थोड़ा सा गलत है, पैराबोला का फोकस किधर पे है, 0,-4 है, क्या है 0,-4, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4 यहाँ पे है मेरा फोकस। बस यहाँ पे मेरा सर्कल पास होने वाला है, तो सेंटर ये है और यहाँ से मेरा ऐसे करके पास हो रहा है। इतना क्लियर हो गया। पैराबोला कैसा बनेगा वो आप लोग को पता है, पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर मैं अलग कलर से बनाकर आप लोग को समझा देता हूँ। पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इसमें ये क्या हो गया, फोकस हो गया। ये मेरा क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स भी बना देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैंने लेटेस्ट रेक्टम बनाया, लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पॉइंट पे टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट पर टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट पर टच कर रहा है। अब क्या बोला, हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो चीज है ना इसके डायरेक्ट्रिक्स को टच करके जा रही है। अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को बनाना पड़ेगा, तो ये यहाँ पॉइंट पे इसको टच कर रहा है, ये आप लोग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मैं सबसे पहले बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, इसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में यहाँ पर दिखा दूं आप लोग को, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी देखो किसके टर्म में दिया हुआ है, ये हम लोग को दिया हुआ है दोस्तों x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग को पता है x माइनस बी इक्वल टू 0 या फिर x प्लस बी इक्वल टू 0, क्योंकि अपोजिट साइड में है, नेगेटिव साइड में तो प्लस में आता है, पॉजिटिव साइड में रहेगा तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस बी या फिर y प्लस बी, गौर करो दोस्तों, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो, अब तुम लोग ही समझना, ये इक्वेशन ऐसा है, पैराबोला ऐसा है। अब ये इक्वेशन क्या होगा, ये y के टर्म में आ रहा है, तो हो जाएगा y, आप लोग लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो, y माइनस बी इक्वल टू 0 होता है एक्चुअली देखा जाए तो y माइनस बी इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -4 है, तो यहाँ पर क्या जाएगा y माइनस ऑफ -4 इक्वल टू 0, यानी कि y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये मिल गया मुझे इसका इक्वेशन y प्लस 4 इक्वल टू 0। चलो अब इतना क्लियर हो गया। अब क्या बोला हुआ है, सो दैट द सर्कल टचेज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, सर्कल किसको टच कर रहा है, पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा है। अब वो कैसे प्रूफ करेंगे, अब देखो बहुत सिंपल है, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ, इसको O पकड़ता हूँ, इसको A पकड़ता हूँ, यहाँ पर मैं एक और पॉइंट लिख देता हूँ, B लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मान लेते हैं C लिख देता हूँ। तो मुझे क्या प्रूफ करना होगा मालूम है, OA जो है वो मेरा रेडियस है, मैं सबसे पहले मान लेता हूँ OA मेरा क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल है। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये जो रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दैट डिस्टेंस OA। अब मैं क्या बता रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करना, अगर ये मेरा पैरेलल लाइन है, अब देखो ये डायरेक्ट्रिक्स जो है ना वो मेरे एक्स एक्सिस को पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही मतलब जो इसका डिस्टेंस जो होगा ना वो डिस्टेंस क्या होगा,
ओ ए जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू बी सी, इक्वल होना चाहिए। ये फंडा आप लोग को समझ में आया। अगर ये मैंने प्रूफ कर दिया, ये मुझे प्रूफ करना है, अगर ये मेरा प्रूफ हो गया तो मतलब क्या है, सर्कल को डायरेक्ट्रिक्स टच करके जा रहा है। फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो टच करके जा रहा है, दैट मींस ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर ये दोनों डिस्टेंस अगर इक्वल हो गया दैट मींस मेरा काम खत्म। तो बी के कोऑर्डिनेट, सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट मैं निकाल लेता हूं। ओ का कोऑर्डिनेट क्या है? ओ के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 4,-1 है। उसी के अकॉर्डिंगली बी के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ जाएंगे? बी का कोऑर्डिनेट मेरा बन गया, बी मेरे पास बन जाएगा, देखो ये मेरा किसका वैल्यू है, वाई का, तो y की वैल्यू -1,0। अब c का कोऑर्डिनेट देखो, c मेरे पास कितना है, c ये रहा, तो c का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू तो 0 होगी, y की वैल्यू 4 होगी। अगर मैं bc की डिस्टेंस निकालता हूं, देखो ध्यान देना, मुझे ये प्रूफ करना था, मैं सबसे पहले bc निकालता हूं। तो bc कैसे मिलेगा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 कितना है, -1 -0, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, x का वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 - 0 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 - 4 का स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग को पता है, आपने 10th में पढ़ा हुआ, y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1। तो चाहे तो पहले x लिखो, चाहे तो पहले y लिखो, एक ही बात है। 0 का -0 0 स्क्वायर गैप, -1 - 4 5 5 का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल 5। तो BC की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट। उसी तरीके से रेडियस निकालते हैं अपन यहाँ पे, तो रेडियस मैंने क्या कंसीडर किया है, OA। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल है, OA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी 5 हो जाएगी। चेक करते हैं अपन कैसे। अब OA निकालते हैं रूट सेम तरीके से, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब x2 यहाँ पर 4, अब यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, a का कोऑर्डिनेट, y मेरे पास -4 है, सॉरी y मेरे पास क्या है, +4 है। यहाँ पे इक्वेशन बनेगा -4 के हिसाब से, ठीक है। तो y मेरे पास क्या है, +4 है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ +4। एक मिनट दोस्तों, एक सेकंड रुक जाओ, मैं जरा इसको करेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मेरा y की वैल्यू, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, a। अब इसका कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, अगर गौर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, 4 है, और y की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर क्या, एक बार और चीजों को देख लो, यहाँ पे प्लस भी होता है, यहाँ पर प्लस भी, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर y = -4, सही जा रहे थे यहाँ पर, तो y + 4 = 0, सही दिया हुआ अपने को, ठीक है। तो ये क्या दिया, y + 4 = 0, इसका इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसे कोऑर्डिनेट निकाले, देखो x पर इसकी वैल्यू है 4 और y पे इसकी वैल्यू है -4, बस इसको यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखते हैं कैसे। अब y की वैल्यू y2 - y1 मतलब -1 - 4 का स्क्वायर, x की वैल्यू 4 - 4 का स्क्वायर। जैसे सॉल्व करेंगे तो -1 - 4 कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर, और 4 - 4 हो जाएगा 0 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5। तो दोनों अगर गौर करें तो दोनों भी डिस्टेंस क्या है, सेम है। दैट मीन्स अगर अपन गौर करें तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है डिस्टेंस है, वो हमारे ओरिजिन से भी सेम डिस्टेंस आ रहा है, अकॉर्डिंगली इसका भी डिस्टेंस क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो हम लोग को ये समझ में आया कि दोनों भी लाइन क्या है, दोनों मतलब सर्कल जो है, सर्कल हमारे डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स जो है हमारे सर्कल को टच करके जा रहा है। देयरफॉर सिंस BC = OA = रेडियस, देयरफॉर हमारा क्या, डायरेक्ट्रिक्स टचेस द सर्कल। बस इसमें एक ही फंडा जो आप लोग को दिमाग में रखना है, डिस्टेंस का फंडा। अगर डिस्टेंस दोनों चीजों का इक्वल है, सेंटर से, सर्कल के सेंटर से दोनों का डिस्टेंस अगर इक्वल है, दैट मीन मेरा डायरेक्ट्रिक्स जो है ना वो सर्कल को टच करके ही जाएगा, ठीक है। ये फंडा क्लियर हो गया। तो बस इसी तरीके से आप लोग को इस क्वेश्चन को भी डील करना था, जो आप लोग को मैंने यहाँ पर समझा दिया। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट करना दोस्तों अगर डाउट अगर क्लियर हो जाए तो। आज के लिए बस इतना ही। होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया रहेगा, वो वीडियो भी आप लोग को समझ में आएगी रहेगी और पसंद भी आ रहेगी। तब तक के लिए आप क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी ये क्वेश्चंस मिल जाए। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ के आप लोग आपके डाउट क्लियर करके ले सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में जहाँ पे अपन इसके नए वाले चैप्टर मतलब नया वाला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे अपन शायद इलिप्स को स्टार्ट करेंगे और इसको वहां पर समझेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।